बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 जून 2022 और आज के इस वीडियो में 6 जून 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर दी जाएगी। बिहार के अगर 2022 में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी में लगे हैं तो आप यहाँ से बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम चलेंगे यहाँ पर पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। पिछले वीडियो का प्रश्न हमारा यह था कि हाल ही में नवीनगर थर्मल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। बताएं कि यह प्लांट बिहार के किस जिले में स्थापित है। कंप्लीट जानकारी यहां से हमने आपको दिया था और आपको बताया था ये जो स्थापित है बिहार के औरंगाबाद में। किसी भी विकल्प में यहाँ पर हमारा औरंगाबाद नहीं दिया है, इस आधार पर हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर ई को। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था कि औरंगाबाद में स्थित इस नवीनगर थर्मल पावर प्लांट से जो 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ, ये इसकी तीसरी यूनिट से हुआ। इससे पहले 2 यूनिट की स्थापना हो चुकी है, ये तीसरी और अंतिम यूनिट थी जहां से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है और ये बिहार के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। ये तमाम चीजें मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था। और एक जानकारी यहाँ पर यह जाने कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल या फिर नोट्स हैं या फिर करंट अफेयर्स की सीरीज के अंतर्गत जो आप ये वीडियो देखते हैं और इसका जो डेली, मंथली और ईयरली जो करंट अफेयर्स का नोट्स आता है वो आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू इस कोर्स के तहत प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करें और यहां से सब्सक्रिप्शन लेकर इसे आप प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। एक फायदा यहां पर आपके लिए यह है कि जब भी आप मेंबरशिप लेंगे, जितने दिनों का आपका प्लान होगा तब से प्रीवियस भी उतने दिनों का मटेरियल आपको मिल जाएगा। मान के चलिए अभी आपने 12 महीने वाला प्लान परचेज किया तो अभी से आगामी 12 मंथ तक का करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको मिलता रहेगा रोजाना बेसिस पर। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है प्रीवियस 12 मंथ का भी मटेरियल वहां पर आपको मिल जाएगा। तो डबल फायदा आपके लिए है। ये आपके 67वें बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होगा, तो जरूर आप लोग से ज्वाइन करें। हम यहाँ पर चलेंगे अब आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार आम के उत्पादन में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है। तो नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बात करें आम के उत्पादन में बिहार के स्थान की, तो बिहार इस मामले में चौथे स्थान पर है। आपको जानकारी दे दूं कि बिहार में फलों का उत्पादन का 50% हिस्सा है, यानी कि बिहार में जितने भी फलों का उत्पादन होता है उसमें से फलों की जो मतलब कह सकते हैं उत्पादन की हिस्सेदारी में अगर बात करें आम की, तो ये 50% हिस्सा को कवर करता है, जिसका विस्तार लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है बिहार में। आम के उत्पादन में बिहार की बात करें तो ये पूरे देश में चौथे स्थान पर है। इससे पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ से क्रम से ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश है दूसरे स्थान पर और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। बिहार की अगर हम बात करें जर्दालू आम की, तो एक जानकारी आपको दे दूं कि भागलपुर बिहार से प्रसिद्ध जर्दालू आम को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर ये जानकारी हमने आपको दिया था कि मगही पान, कतरनी चावल, जर्दालू आम, ये सारे उत्पाद जो है बिहार के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। और यहाँ पर जानकारी हमने ये दिया है कि बिहार के जो भागलपुर जिला है यहाँ का प्रसिद्ध आम है जर्दालू आम। जर्दालू आम की जो पहचान है यह भागलपुर क्षेत्र के रूप में ही पहचान है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि जर्दालू आम को जीआई टैग कब प्रदान किया गया था। देखते हैं कितने लोगों को पता है कि जर्दालू आम को जीआई टैग कब मिला है। अगला होगा हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न, लेकिन यहाँ पे बात यह है भागलपुर की। तो भागलपुर के बारे में आपको जानकारी दे दूं, आप बिहार वाले मैप पर ये भागलपुर की स्थिति को देख सकते हैं। भागलपुर के बारे में कई सारे फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। भागलपुर जिले की सीमा बिहार के 6 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये 6 अन्य जिलों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो हो गया कटिहार, दूसरा पूर्णिया, तीसरा मधेपुरा, चौथा खगड़िया, 5वां मुंगेर और 6ठा बांका। और एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि बिहार का जो भागलपुर प्रमंडल है ये सबसे छोटा प्रमंडल है। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 2 जिले हैं, ये जिले हैं भागलपुर और बांका। एक तो हो गया भागलपुर, दूसरा बांका, जो कि बिहार के 9 प्रमंडल में से एक प्रमंडल है। ये जानकारी नोट कर लीजिए। अगला होगा हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर मक्का के उत्पादन के मामले में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है। तो मक्का के उत्पादन में बिहार के स्थान की बात करें तो बिहार तीसरे स्थान पर है। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर मक्का के उत्पादन के मामले में बिहार का पूरे देश में तीसरा स्थान है। हालांकि इस मामले में अगर हम बात करें पहले स्थान की, तो पहले स्थान पर तमिलनाडु एवं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो श्रेणी यहाँ से ध्यान रखिए, पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर कौन कौन सा राज्य है। अगर बात करें देश के कुल मक्का उत्पादन की, तो बिहार का इसमें जो योगदान है ये करीबन 9% योगदान है। पूरे देश में जितना भी मक्का का उत्पादन होता है उनमें से अगर बात करें बिहार का योगदान का, तो 9% हिस्सेदारी बिहार का है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मक्का के उत्पादन से बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से आपको ये याद रखना है कि वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में मक्का के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन और उत्पादकता के लिए बिहार को भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ था या फिर दिया गया था।
ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। लगातार 2 वर्ष यानी कि 2015-16 के लिए और साथ ही साथ अगले वर्ष 2016-17 के लिए कह सकते हैं भारत सरकार के द्वारा बिहार को मक्का के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला होगा यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय पैरा एथलीट पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अब यह मामला क्या है जिस वजह से 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। सबसे पहले बता दूं, इसका राइट आंसर होगा विनोद कुमार। आपको जानकारी दे दूं कि बोर्ड ऑफ अपील ऑफ क्लासिफिकेशन द्वारा विनोद कुमार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। विनोद कुमार को आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, ये भारतीय पैरा एथलीट है। अब यहाँ पर जानेंगे ये क्या वजह थी जिस वजह से इन्हें मतलब कह सकते हैं 2 साल का प्रतिबंधित या फिर प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल उनके ऊपर जानबूझकर अपने बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया है। उनके ऊपर यह आरोप है कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में उन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बारे में गलत जानकारी दी थी, जिसके बाद से कह सकते हैं यहाँ पर इन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। विनोद कुमार की बात करें तो विनोद कुमार ने पैरालंपिक्स में एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए 19.91 मीटर का थ्रो कर तीसरा स्थान हासिल किया था और जिसके बाद इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ था, लेकिन बाद में ये अभी इनसे वापस ले लिया गया। ये भी यहाँ से ध्यान रखिए। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमने प्रमोद भगत की जानकारी दी है। प्रमोद भगत बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं। जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में निर्माण होने वाली गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे राज्य के यानी कि बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ये बिहार के 11 जिलों से होकर गुजरेगी। हालांकि ये पहले 9 जिलों से होकर गुजरने वाली थी। आपको जानकारी यहाँ पर यह दे दूं कि हाल ही में निर्माण होने वाले गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के कुल 11 जिलों से होकर गुजरेगी। हालांकि ये एक्सप्रेसवे पहले कह सकते हैं कुल मिलाकर 9 जिलों से होकर गुजरने वाले थे, लेकिन इसमें 2 और नए जिले को शामिल किए जा चुके हैं। इन 2 नए जिलों को शामिल किए जाने के बाद जो कुल जिलों की संख्या 11 हुई। ये जिले कौन कौन से हैं तो यहाँ से ध्यान रखिए, जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, फारबिसगंज। देखिए बिहार में फारबिसगंज कोई जिला नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर होना चाहिए अररिया, क्योंकि अगर हम बात करें फारबिसगंज की तो ये अररिया जिले के अंतर्गत है, तो यहाँ पे एक्चुअली में अररिया होना चाहिए, फारबिसगंज नहीं होगा। और उसके बाद किशनगंज, मधेपुरा और सहरसा। तो कुल मिलाकर 11 जिले से होकर ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे गुजरेगी। ये सारे तथ्यों को यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। अगला होगा हमारा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किसके द्वारा तुर्की के नाम को तुर्की में बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी गई है। इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी हाल ही में इसकी मंजूरी दे दी गई है। दरअसल यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, सभी तथ्यों को आप यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की का नाम तुर्की से तुर्की में बदलने के लिए अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। दरअसल तुर्की ने दिसंबर 2021 में अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आधिकारिक नाम को अंग्रेजी में तुर्की में बदलने की पेशकश की थी, जिसके बाद अभी हाल ही में इसे मंजूरी दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। हालांकि स्वतंत्रता की घोषणा के बाद देश ने यानी कि तुर्की ने 1923 में खुद को तुर्की ही कहा था, लेकिन समय के साथ इसका नाम में परिवर्तन होता गया और अभी हाल ही में इसको लेकर कह सकते हैं 2021 में संयुक्त राष्ट्र में इसके नाम को बदलने को लेकर के पेशकश किया गया था तुर्की के द्वारा, जिसके बाद अभी हाल ही में इसको मंजूरी दिया गया है। तुर्की की राजधानी की बात करें तो तुर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ के जो राष्ट्रपति ये रजब तैयब एर्दोगान है, ये यहाँ से ध्यान रखिए। अगला होगा हमारा यहाँ पर 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का पदभार किसने संभाला है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अश्विनी भाटिया, जिसे कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में अश्विनी भाटिया ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। यहाँ पर अगले पॉइंट में ध्यान दीजिए, अश्विनी भाटिया पहले यानी कि इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक थे और साथ ही साथ इससे पहले वे एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी के रूप में भी कार्यरत थे। तो इन सारे पद पर ये सेवा दे चुके हैं, जिन्हें भी हाल ही में एसबीआई के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया है। तो आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए अश्विनी भाटिया। अगला होगा हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप 2022 से जीता है। तो राइट आंसर होगा हैरनी लोगन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब ये चैंपियनशिप क्या है यहाँ पर हम लोग आगे जानेंगे। दरअसल भारतीय मूल की हैरनी लोगन ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप जीता है। वह टेक्सास के एक स्कूल की कक्षा 8 की छात्रा है और उन्होंने 21 शब्दों की सही वर्तनी बताकर अपने प्रतिद्वंदी भारतीय मूल के ही विक्रम राजू को हराया है, जिन्हें कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं हरिनी लोगन को। इन्होंने कह सकते हैं 21 शब्दों की सही स्पेलिंग बताकर इस खिताब को अपने नाम किया है और उन्होंने हराया भारतीय मूल के ही विक्रम राजू को। ये जानकारी यहाँ से जाने की। हालांकि पिछले वीडियो में हमने आपको एक जानकारी ये भी दिया था कि हाल ही में भारतीय मूल की स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है
और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी कल वाली वीडियो में आपको दिया था कि डैरेन शेमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिए, डैरेन शेमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार प्रदान किया गया। ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वहीं पे बात करें पहले नागरिक सम्मान की, तो निशान ए पाकिस्तान भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत के दृष्टिकोण से सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरे स्थान पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पर पद्म भूषण और चौथे स्थान पर आता है पद्मश्री। ये भी श्रेणी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस राज्य में 4 जून से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शुरुआत की गई है। इसका आयोजन जो अभी हाल ही में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हरियाणा में हुई है। और यहाँ पे तमाम चीजें जो आपके एग्जाम में बनेंगे सभी को हम लोग देखने वाले हैं, ध्यानपूर्वक सभी को समझिए। तो 4 जून 2022 से शुरू हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो कि चौथा संस्करण है, इसकी मेजबानी हरियाणा द्वारा की जा रही है और यह 13 जून 2022 तक जारी रहेगा। यानी कि यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत जो हुई है 4 जून को हुई है और ये 13 जून 2022 तक चलता रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रतियोगिता की, तो अंडर 19 आयु वर्ग के लिए होने वाले खेलों का जो आयोजन होगा ये 5 शहरों में किया जाएगा। अगर इन 5 शहरों की बात किया जाए तो ये 5 शहर हैं पंचकुला, शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो इन 5 जगहों पर या फिर कह सकते हैं इन 5 शहरों में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। और इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस प्रतियोगिता में भारत के 5 स्वदेशी खेलों सहित कुल मिला के 25 खेल होंगे। यानी कि 25 खेलों में यहाँ पर कह सकते हैं प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो इसके पहले संस्करण का आयोजन जो हुआ था ये नई दिल्ली में किया गया था और इसका दूसरा संस्करण पुणे तथा तीसरा संस्करण गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। यानी कि लेकिन अभी हाल ही में इसका अगर हम बात करें चौथे संस्करण की, जो कि 4 जून 2022 को शुरू हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अगला होगा यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है। तो देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया गया IIM अहमदाबाद के द्वारा। तो यहाँ से ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये अभी हाल ही में IIM अहमदाबाद भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है। यहाँ से आपको ध्यान रखना, यह अपनी तरह का पहला भूमि मूल्य सूचकांक है। यानी कि भारत में किसी भी संस्थान के द्वारा इस तरह का पहली बार प्रयास किया गया है, जो कि देश भर में कृषि भूमि की कीमतों के गुणवत्ता नियंत्रण डेटा को रिकॉर्ड और प्रस्तुत करेगा, जिसको लेकर अभी हाल ही में यह सूचकांक जारी किया गया IIM अहमदाबाद के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला होगा यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले जानकारी दे दूं कि जो लोग 67वें बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट को बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू जरूर ज्वाइन करें। ये 99 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। 50 ऑनलाइन फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पेपर का PDF भी मिलेगा, साथ ही सभी प्रश्नों का उसमें समग्र विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये हिंदी भाषा में उपलब्ध है। अब अगला है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एना सिवहारा और वेस्ली कुलहोप की जोड़ी ने भी हाल ही में कह सकते हैं फ्रेंच ओपन में मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि जापान की एना सिवहारा और नीदरलैंड के वेस्ली कुलहोप की अपने फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल का खिताब जीता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि इन दोनों की जोड़ी ने नॉर्वे के उलरिके के इकेरी और बेल्जियम के जोरन विगलेन को हराया है, जो कि आपको ध्यान रखना एना सिवहारा जापान के हैं और साथ ही साथ वेस्ली कुलहोप नीदरलैंड के, जिन्होंने अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम किया है। अगला 11वां प्रश्न है कि भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया है। इस तरह का पहल भारत में पहली बार किया गया है और ये भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। किस राज्य में इसे स्थापित किया गया? और राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अभी हाल ही में इसे उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। दरअसल भारत का पहला तरल दर्पण यानी कि कह सकते हैं लिक्विड दर्पण दूरबीन उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर स्थापित किया गया है और यह टेलीस्कोप एशिया में सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। यह टेलीस्कोप आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा और साथ ही कई आकाश गंगाओं एवं खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करना संभव बनाएगा, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसे स्थापित किया गया। कहाँ पर? उत्तराखंड में। आप यहाँ पर इसको इस इमेज में देख सकते हैं। दरअसल इस टेलीस्कोप के निर्माण की बात करें तो इस टेलीस्कोप का जो निर्माण हुआ ये भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों द्वारा किया गया है। तो ये जानकारी भी ध्यान रखिए, तीनों देशों के कह सकते खगोलविदों के मतलब सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि मेटा ने हाल ही में अपना मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेवियर ओलिवन को अभी हाल ही में कह सकते हैं मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जेवियर ओलिवन को मेटा के अगले मुख्य परिचालन अधिकारी अर्थात COO के रूप में नामित किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं। वे सोरेल सैंडबर्ग की जगह लेंगे, जो कि मेटा के मौजूदा COO अर्थात मुख्य परिचालन अधिकारी हैं।
मेटा की बात करें तो पहले फेसबुक के नाम से इन्हें जाना जाता था, लेकिन मेटा एक प्लेटफॉर्म के तौर पर स्थापित किया गया है। आपको जानकारी दे दूं, मेटा प्लेटफॉर्म मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है और मेटा प्लेटफॉर्म के जो सीईओ है ये है मार्क जुकरबर्ग। ये भी जानकारी नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने हरिजन शब्द की जगह डॉक्टर अंबेडकर शब्द के इस्तेमाल को किए जाने की घोषणा की है। कंप्लीट जानकारी यहां से हमने आपको दिया है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बीपीएससी में अगर ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और तमाम चीजें जो वहां पर आपको मिलेगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। एक बार पुनः आपको बता दूं कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल, जितने भी हमारे नोट्स वगैरह हैं, सभी के सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलता है। वहां से आप प्राप्त करके तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएंगे जो भी बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।